गुड मॉर्निंग क्लास। आइए स्टार्ट किया जाएगा आज भूकंप, जो एक प्राकृतिक आपदा है, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर आज चर्चा होगी। आइए स्टार्ट किया जाए। टॉपिक का नाम है भूकंप। भूकंप, टॉपिक का नाम भूकंप है। अब आप ध्यान से दीजिए, देखिए धरातल है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 सतह है। एक का नाम है क्रस्ट, दूसरे का नाम है मेंटल, इसका नाम है कोर। तो क्रस्ट जो है पूर्ण रूप से ठोस है, मेंटल अर्ध ठोस है, यह पूर्ण रूप से पिघला हुआ या गर्म अवस्था में है। तो आप देखिए हमारी टॉपिक क्या है, भूकंप। अब सबसे पहले जब भूकंप टॉपिक है तो आपको समझना भूकंप कहते किसे हैं। तो ध्यान दीजिए, देखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल के कारण महसूस किए गए कंपन को ही भूकंप कहते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल से उत्पन्न कंपन, पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल से उत्पन्न कंपन को ही क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। अगर यह बात क्लियर हो गई हो तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थोड़ा इस पर समझिए भूकंप से संबंधित। जैसे भूकंप के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो भूकंप के अध्ययन को यानी भूकंप विज्ञान होगा। भूकंप विज्ञान होगा तो इसको बोलेंगे, भूकंप के अध्ययन को क्या कहेंगे, भूकंप विज्ञान को सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी, भूकंप के अध्ययन को यानी भूकंप विज्ञान को क्या बोलेंगे, सिस्मोलॉजी। भूकंप के अभिलेखन को सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। 2 पॉइंट। तीसरी पॉइंट आपकी है कि भूकंप नापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग करेंगे। अगर पैमाना वाली बात आ रही है, पैमाना, तो 2 पैमाना याद रखिएगा। एक का नाम है मार्केली और दूसरे का नाम है रिएक्टर पैमाना। तो मार्केली पैमाने पर 1 से 12 खाना बना हुआ था और इस पर 1 से 9 खाना। वर्तमान समय में भूकंप नापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। इस रिएक्टर पैमाने का 1935 में खोज एक अमेरिकी व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स रिएक्टर। जिनका नाम याद कर लीजिए, चार्ल्स रिएक्टर। इन्होंने रिएक्टर पैमाने मतलब कि यंत्र का खोज किया और अपने नाम पर ही उसका नाम रख दिया रिएक्टर। तो पैमाना मार्केली पैमाना, एक है रिएक्टर पैमाना। तो रिएक्टर से ही वर्तमान समय में भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो जब भूकंप उत्पन्न होता है तो वायुमंडल में गैस फैलती है। तो गैस का भी पूछा गया नाम है, कौन सी गैस फैलती है, तो गैस का नाम है रेडान। तो इतनी महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा। फिर समझ लीजिए, भूकंप किसे कहेंगे, पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल के कारण धरातल पर महसूस किए गए कंपन को ही क्या कहेंगे, भूकंप कहेंगे। तो भूकंप हलचल हो रही है अंदर, उसके बाद जब धरातल पर कंपन महसूस किया जाता है तो भूकंप हो गया। भूकंप के अध्ययन जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान का नाम क्या है, सिस्मोलॉजी। भूकंप अभिलेखन यानी अध्ययन के बाद जो अभिलेखन किया जाता है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप नापने के लिए जिस पैमाने का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है, एक का नाम है मार्केली जिस पर 1 से 12 खाना बना हुआ था, दूसरे का नाम है रिएक्टर पैमाना जिस पर 1 से 9 खाना बना हुआ था। 1935 में चार्ल्स रिएक्टर जो अमेरिका के रहने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने इस पैमाने की खोज की थी, बनाया था, इसलिए इसका नाम हो गया रिएक्टर पैमाना। अब देखिए भूकंप आता क्यों है, तो ध्यान दीजिए, यह जो क्रस्ट है यह मेंटल है। तो क्रस्ट जो है ना, कुछ एटानिक प्लेट हैं, एटानिक प्लेटों पर क्रस्ट टिका हुआ है। इन्हीं प्लेटों में जब खिसकाव आता है तब भूकंप आता है। तो एटानिक प्लेट हो गया। चलिए
अब ध्यान दीजिए, देखिए एटानिक प्लेट भूकंप आने का कारण, प्रमुख कारण क्या है? एटानिक प्लेटों में खिसकाव होता है। एक कारण क्या है? वलीद पर्वत भी हैं, वलीद पर्वत है। अब एटानिक प्लेट जो है, एटानिक प्लेटों में जब खिसकाव आता है तभी भूकंप आता है। वलीद पर्वतों से भी भूकंप आता है, ज्वालामुखी से भी भूकंप आता है, ज्वालामुखी से भी भूकंप आता है। अब ध्यान इस बात को देना है कि जो एटानिक प्लेट हैं जिस पर क्रस्ट टिका हुआ है, इसमें क्या होता है? तो देखिए एटानिक प्लेट जो है इसमें दो काम होता है, एक होता है अभिसरण और दूसरा होता है अवसरण। तो एक है अभिसरण, दूसरा है अवसरण। तो अभिसरण में क्या होता है? प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, प्लेट पास आती हैं यानी नज़दीक आती हैं। अवसरण में क्या होता है? प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। अच्छा, प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं, प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है। इस नियम को देने वाले व्यक्ति का नाम था रीड, जिसे कहा जाता है रीड का प्रत्यास्थता सिद्धांत। प्रत्यास्थता सिद्धांत। बात क्लियर हो गई होगी। जो एटानिक प्लेटें हैं वो कभी पास आती हैं तो उसको कहा जाता है अभिसरण, जब दूर हटती हैं तो उसको कहा जाता है अवसरण। यह सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम था रीड, इसी को कहा जाता है रीड का प्रत्यास्थता सिद्धांत। अब देखिए परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से रीड का प्रत्यास्थता सिद्धांत किस पर निर्भर है? तो वह है भूकंप से संबंधित है। अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़िए। वलीद पर्वत, ज्वालामुखी। अब देखिए जब अवसरण, जब प्लेटें एक दूसरे से, मान लीजिए यहाँ पर एक प्लेटें है, एक प्लेटें है, यह जब दूर जाएगी तो जब दूर जाती है तो धरातल में थोड़ा सा धंसाव होता है, और यही धंसाव जब होता है तो इसी जगह बनता है आपका समुद्र। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल के कारण जब धरातल पर कंपन महसूस किया जाएगा उसे भूकंप कहेंगे। वही कंपन यदि समुद्र में आ जाएगा तो इसको सुनामी कहेंगे, इसका नाम हो जाएगा सुनामी। अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो दो चार इंपॉर्टेंट बात और है, आप ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ, एटानिक प्लेट में यहाँ खिसकाव हुआ, यहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ। तो अगर यहाँ से भूकंप उत्पन्न हो गया तो इसको नाम दिया जाता है भूकंप केंद्र। भूकंप, हम इसको यहाँ समझा दे रहे हैं। मान लीजिए एक क्रस्ट है, दिखाई दे रहा होगा, यह क्रस्ट है, इसके नीचे मेंटल है, इस प्लेट पर क्रस्ट टिका हुआ है। तो अगर यहाँ भूकंप उत्पन्न होगा तो जहाँ से भूकंप उत्पन्न हो रहा है उसे कुछ नाम दिया गया, उसको याद रखिएगा। इसका नाम है भूकंप केंद्र, भूकंप केंद्र, या इसी का नाम है मूल, या इसी का नाम है फोकस। परीक्षाओं में तीनों नाम पूछा गया है, यानी भूकंप जहाँ से उत्पन्न हो रहा है उसे क्या नाम से जाना जाता है? भूकंप केंद्र, या उसी का नाम रहेगा मूल, या उसी का नाम रहेगा फोकस। अच्छा, अब मान लीजिए क्रस्ट का यह ऊपरी वाला हिस्सा है, तो भूकंप उत्पन्न हुआ यहाँ से, और जहाँ सबसे पहले महसूस किया जाएगा, ध्यान दीजिए, भूकंप जहाँ से उत्पन्न हो रहा है और जहाँ सबसे पहले महसूस किया जा रहा है, तो जहाँ उत्पन्न हो रहा है उसका नाम तो भूकंप केंद्र, मूल या फोकस है। लेकिन जहाँ सबसे पहले महसूस किया जाता है उसे अधिकेंद्र, अधिकेंद्र या अपकेंद्र, केंद्र या उत्केंद्र, उत्केंद्र, तीन नाम दिया जाता है। परीक्षा में न जाने कौन सा पूछेगा, लेकिन आपको याद रखना है जहाँ से भूकंप उत्पन्न हो रहा है उसे भूकंप केंद्र, या उसे मूल भी कहते हैं,
या उसे फोकस भी कहते हैं। तीनों नाम जहाँ से उत्पन्न हो रहा है और जहाँ पर सबसे पहले महसूस किया जाता है उसे अधिक केंद्र, अपकेंद्र या उत्केंद्र नाम दिया जाता है। तो भूकंप जहाँ से उत्पन्न हुआ, जहाँ सबसे पहले महसूस किया गया, यह बात क्लियर हो गई होगी। अगर यह बात क्लियर हो गई होगी तो देखिए जो है एटानिक प्लेट वाली बात बताए थे, तो धरातल पर कुछ महत्वपूर्ण एटानिक प्लेटें हैं। इधर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा देखिए, हम मैप बना रहे हैं। इसको आप मान लीजिएगा एशिया, इसको यूरोप, इसको उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। दिखाई दे रहा है? हाँ, चलिए दिखाई दे रहा है। तो देखिए जो एटानिक प्लेट हैं, कुछ प्लेट हैं जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्लेट हैं, इनको थोड़ा सा देखिए। हम डायग्राम इसलिए बना दे रहे हैं कि अगर आप मैप घर पर देखेंगे विश्व का, तो इस हिसाब से इस साइड एशिया रहेगा, यूरोप रहेगा उसी से सटा हुआ, इस साइड उत्तरी अमेरिका, उसके नीचे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो इसमें जो प्लेट है इनको कुछ नाम दिया गया है। उन नाम में देखिए है क्या, यह प्रशांत महासागर है तो इसको कहा जाएगा प्रशांत महासागरी पेटी, महासागरी पेटी, प्रशांत महासागरी पेटी। यह अटलांटिक सागर है तो इसको कहा जाएगा अटलांटिक महासागरी पेटी, अटलांटिक महासागरी पेटी। तो प्रशांत महासागरी पेटी, अटलांटिक महासागरी पेटी। हाँ, देखिए एशिया में अगर मान लीजिए ये हम भारत बना दे रहे हैं आपको समझने के लिए, तो देखिए ना, यहाँ से लेके एक पेटी इस तरह करके और आई है जिसका नाम दिया गया है मध्य महाद्वीपी पेटी, मध्य महाद्वीपी पेटी। तो देखिए भूकंप की पेटी को ध्यान रखिएगा, जो प्रशांत महासागर में पूरा हिस्सा लिए हुए है उसका नाम है प्रशांत महासागरी पेटी। अटलांटिक महासागर में है तो अटलांटिक महासागरी पेटी। यूरोप और एशिया में इस साइड करके इस तरफ एक पेटी है जिसका नाम है मध्य महाद्वीपी पेटी। यहाँ पर रहेगा अंटार्कटिक महाद्वीपी पेटी। यह तो कुछ एटानिक प्लेट हैं जिसको नाम दिया गया। इसके अलावा और भी कुछ पेटियां हैं महत्वपूर्ण हैं, जैसे में फिलीपींस एशिया में पड़ेगा तो फिलीपींस प्लेट, म्यांमार प्लेट, हिंद महासागर प्लेट, इस तरह करके कुछ प्लेटों का नाम दिया गया। तो इसको थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए, जब भूकंप उत्पन्न होता है तो इसमें एक शब्द आता है आइसोसिस्मोलाइन रेखा, आइसोसिस्मोलाइन। एक रहता है होमोसिस्मोलाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। आइसोसिस्मोलाइन रेखा या होमोसिस्मोलाइन रेखा कब कहते हैं, तो देखिए जैसे मान लीजिए भूकंप उत्पन्न हो गया तो भूकंप मान लीजिए यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया। अगर तीव्रता समान है, जैसे मान लीजिए 7.5 7.5 भूकंप धरती पर दो स्थान पर आया, एक स्थान पर 7.5, दूसरे स्थान पर भी नापा गया तो 7.5। यानी जब तीव्रता समान रहे, तीव्रता समान, जब तीव्रता समान रहेगी तो उन दोनों स्थानों को मिलाने वाली रेखा को नाम दिया जाएगा आइसोसिस्मोलाइन रेखा। और समय समान रहे, यानी मान लीजिए 7 बजे यहाँ 7 बजे यहाँ, बात समझ में आ रही है? ध्यान थोड़ा सा दे दीजिए। आइसोसिस्मोलाइन रेखा किसे कहते हैं, जब भूकंप आता है और तीव्रता समान रहे, दो स्थान पर भूकंप आया और दोनों स्थान की तीव्रता समान रहे, तो दोनों स्थानों को मिलाने वाली रेखा का नाम है आइसोसिस्मोलाइन रेखा।
और समय समान रहे, यानी मान लीजिए इस स्थान पर 7 बजे भूकंप आया और कोई एक और अन्य स्थान है यहाँ पर भी 7 बजे भूकंप आया, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को होमोसिस्मोलाइन रेखा कहेंगे। बात क्लियर हो गई होगी। ध्यान दीजिएगा, जब तीव्रता समान रहेगी तो आइसोसिस्मोलाइन रेखा, और जब समय समान रहेगा तो होमोसिस्मोलाइन रेखा। इसी तरह सबसे ज़्यादा, जिसे हम आपको पेटी बताए हैं, पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन है, तो ये जो प्रशांत महासागर पेटी है, इधर भी प्रशांत महासागर, अगर दोनों को मिलाएंगे तो दोनों एक हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा भूकंप प्रशांत महासागर पेटी में आता है, यानी इस साइड या इस साइड आएगा। इसी का नाम है रिंग ऑफ फायर, या इसी का नाम है अग्निवलय। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो स्क्रीनशॉट आप इसका रखिए, उसके बाद हम आपको आगे बता रहे हैं। हाँ, इसको हम मिटा रहे हैं। एक बार और ध्यान दे दीजिएगा, भूकंप किसे कहते हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल के कारण जो धरातल पर कंपन महसूस किया जाता है उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सिस्मोलॉजी, उसे अभिलेखन के लिए सिस्मोग्राफ, पैमाना के लिए मार्केली पैमाना और रिएक्टर पैमाना। रिएक्टर पैमाना 1935 में चार्ल्स रिएक्टर द्वारा बनाया गया। क्रस्ट मेंटल कोर, ये बात क्लियर हो गई होगी। भूकंप आता है, एटानिक प्लेट जो होती है उसमें टकराव होता है तब आता है, वलित पर्वतों का जन्म होता है तब आता है, ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तब आता है, अवसरण के समय समुद्र का निर्माण होता है, अभिसरण के समय धरातल पर भूकंप का अनुभव किया जाता है। प्लेट है, प्लेट में बताया गया है कि प्रशांत महासागर पर रहेगा तो प्रशांत महासागरीय पेटी, अटलांटिक महासागर पर रहेगा तो अटलांटिक महासागरीय पेटी, यह है मध्य महाद्वीपीय पेटी, और यह है अंटार्कटिक महासागर पेटी। इतनी बात क्लियर हो गई हो तो सबसे ज़्यादा भूकंप किस पेटी पर आता है? तो प्रशांत महासागर पेटी। ये भी प्रशांत महासागर, इस साइड भी प्रशांत महासागर पेटी रहेगा। तो सबसे ज़्यादा भूकंप प्रशांत महासागर पेटी, उसी का नाम है रिंग ऑफ फायर या उसी का नाम है अग्निवलय। यहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा भूकंप और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी का विस्फोट इसी साइड होता है। तो देश भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा भूकंप किस देश में आता है? तो जापान में। सबसे ज़्यादा भूकंप जापान में रहता है। इतनी बात क्लियर हो गई है तो इसका स्क्रीनशॉट रखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, देखिए भूकंप की टॉपिक थी, तो भूकंप में थोड़ा सा जोन करके आता है। तो 5 जोन में बांटा जाता है भूकंप को, 5 जोन। तो हम भारत को बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए भारत अगर ये आपका है इस तरह करके, तो जो जोन है 1, 2, 3, 4 यहाँ तक जो इन क्षेत्र में जो आते हैं वहाँ पर भूकंप का प्रभाव बहुत कम रहता है। लेकिन जो 5 जोन है यहाँ पर सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप आते हैं। तो ये जो 5 जोन है आपको याद रखना है। यहाँ से स्टार्ट करके यह जो हम डायग्राम बना रहे हैं इस तरह, यह भारत में 5 जोन के अंतर्गत रखा गया है। यानी यह हिस्सा जो लगता है एक गुजरात, याद रखिएगा। यानी भूकंप के जोन के हिसाब से इसको 5 भागों में बांटा गया है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ तक भूकंप अगर आता है
तो उससे कम नुकसान होता है, लेकिन जो 5वां जोन है सबसे खतरनाक होता है। यहाँ पर घर मकान अगर बनाना है तो बहुत ही मजबूती के साथ उसको बनाना पड़ेगा, अन्यथा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो देखिए यह जो हिस्सा हम आपको बनाए हैं यह 5वां जोन के अंतर्गत भारत का क्षेत्र आता है। अब इसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना रहती है, तो यह हिमालय वाला हिस्सा है ना, हिमालयी क्षेत्र हो जाएगा। एक आपको याद रखना है गुजरात। ठीक, अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो भूकंप जब आता है तो इसमें कुछ तरंगे निकलती हैं। वह तरंग कौन कौन सी है? एक तरंग पी है, एक का नाम है यस, एक का नाम है यल। पी तरंग, यस तरंग, यल तरंग। यानी जब भूकंप आता है तो 3 प्रकार की तरंगे निकलती हैं जिसका नाम है पी, यस, यल। इसका नाम, इसको प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है, इसको द्वितीयक तरंग कहा जाता है, इसको तृतीयक तरंग कहा जाता है। अच्छा, इसका नाम कुछ और है जो परीक्षा में पूछा गया है। इसको गौण तरंग भी कहा गया है, गौण तरंग कहा गया है। इसको धरातली तरंग या दीर्घ तरंग कहा गया है। यह इनके नाम है पी, यस, यल। प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग, तृतीयक तरंग। या इसका नाम धरातली तरंग भी है, दीर्घ तरंग भी है, इसका एक नाम गौण तरंग है। अगर इतनी बात आपको क्लियर हो रही हो तो देखिए इसमें इसकी गति क्या होती है। यह अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य। यह अनुप्रस्थ है, यह भी अनुप्रस्थ है। यानी यह अनुदैर्ध्य तरंग है, यह अनुप्रस्थ तरंग है, यह भी अनुप्रस्थ तरंग है। अच्छा, अब तीव्रता देखेंगे। गति, अगर गति देखा जाए, दिखाई दे रहा है इधर, हाँ चलिए, गति तो इसकी गति सबसे तेज होती है, सबसे तेज गति पी की है। इससे कुछ कम इसकी गति है और सबसे कम गति इसकी गति है। तो अगर गति में तुलना करेंगे सबसे तेज गति इसकी है, इससे थोड़ा सा कम गति इसकी है और सबसे कम गति इसकी है। अब क्षति देख लीजिए। क्षति मतलब किस तरंग से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, तो इससे सबसे कम नुकसान होता है, सबसे कम। इससे कुछ ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अब थोड़ा सा एक बात दिमाग में आ रही होगी, इसकी गति सबसे तेज है लेकिन नुकसान सबसे कम है, इसकी गति सबसे कम है लेकिन नुकसान सबसे ज़्यादा है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए, जिसकी गति बहुत तेज़ है वह किसी चीज़ पर धक्का देगा निकल जाएगा, लेकिन जिसकी गति कम रहेगी उसको बहुत देर तक हिला देगा। तो यह बहुत देर तक हिला देता है, इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान यह होता है। तो हमको ध्यान रखना, क्षति में क्या होता है, सबसे कम इसमें होती है, इससे कुछ ज़्यादा क्षति इसमें होती है, सबसे ज़्यादा क्षति इसमें होती है। अगर यह बात हो गई हो तो थोड़ा माध्यम को ध्यान में रखिए। माध्यम मतलब किन किन माध्यम में तरंग चलती है, तो जो पी तरंग है यह तीनों माध्यम में चलती है, ठोस, द्रव और गैस। यह जो है सिर्फ ठोस माध्यम में चलती है, यह भी ठोस माध्यम में चलती है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपका बन गया है। हम अभी जब पृथ्वी का डायग्राम बनाए थे तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 भागों में बांटा गया था। यह क्रस्ट था, यह मेंटल था, यह कोर था। तो देखिए यह जो क्रस्ट है यह ठोस है, यह जो अर्ध ठोस है, यह जो है पूर्ण रूप से पिघला है, पिघला हुआ गर्म है, लिक्विड है। ठीक है, तो अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंग, मान लीजिए अगर भूकंप यहाँ आ गया
तो कौन सी तरंग धरातल की दूसरी सतह पर भी पहुंच जाएगी या कौन सी नहीं पहुंचेगी। तो देखिए ध्यान दीजिए, जो ठोस द्रव गैस तीनों में जाएगी वही ना धरती की दूसरी साइड में भी आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ भूकंप उत्पन्न हुआ, यहाँ पहुँचा, तो जहाँ सबसे पहले पहुँचेगा उसे अधिकेंद्र कहेंगे, जहाँ से उत्पन्न होगा उसे केंद्र कहेंगे। तो अगर भूकंप इधर गया तो इधर भी तो आएगा। तो इधर देखिए यस और यल तरंग आएंगी तो ठोस में चलेंगी, और लेकिन जहाँ पिघला हुआ अवस्था इस साइड ये नहीं आ पाएंगी, लेकिन जो पी तरंग है वो इस साइड भी आ जाएगी। तो थोड़ा इस बात को ध्यान रखिएगा, मतलब कि धरती के दूसरे साइड भी प्रवेश करने वाली तरंग जो रहेगी पी तरंग रहेगी, और यस यल जो रहेंगी सिर्फ ठोस माध्यम पर ही प्रभाव दिखाती हैं। तो हम गति, क्षति और माध्यम हो गया। अब देखिए 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है और याद रखिएगा। एक होती आवृत्ति, एक होता है आयाम, एक होता है तरंग दैर्ध्य। यह तीनों बात अगर समझ में आ जाएगी तो भूकंप की टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगी। तो देखिए आवृत्ति का मतलब होता है संख्या, संख्या थोड़ा सा इस साइड लिखिए। यहाँ पर देखिए आवृत्ति, एक का नाम है तरंग दैर्ध्य, एक का नाम रहेगा आवृत्ति हो गया, तरंग दैर्ध्य हो गया, एक का हो जाएगा आयाम, आयाम। अब पी तरंग है, यस तरंग है, यल तरंग है। क्या है आवृत्ति का मतलब हम बताएं कि संख्या, तरंग दैर्ध्य का मतलब हो जाए आपका दूरी, आयाम का मतलब हो रहा है ऊंचाई। अब आपको समझना इस बात को, देखिए जब यह तरंग आती है तो इसकी गति कुछ इस तरह होती है, इसकी कुछ इस तरह होती है, इसकी इस तरह होती है, ठीक। तो देखिए आवृत्ति का मतलब संख्या, संख्या का मतलब देखिए दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है दिखाई दे रहा है। तो देखिए मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो आवृत्ति किसकी अधिक है, पी तरंग की। इसकी संख्या देखिए 1 2 3, 3 है। इसकी संख्या देखिए, इसको थोड़ा और बड़ा बड़ा कर लीजिए, 1 2 है। तो आवृत्ति किसकी अधिक है, पी की। सबसे कम आवृत्ति किसकी है, एल की। आवृत्ति का मतलब संख्या, संख्या का मतलब हम बताएं 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 2 हो गया। तो आवृत्ति किसकी अधिक है, पी की, और किसकी कम है, एल की। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का मतलब दूरी, दूरी का मतलब हाई वाला जो इसके अंदर हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो यह वाला हिस्सा और यह वाला हिस्सा देखिए। तो किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, एल की, क्योंकि यहाँ दूरी सबसे ज़्यादा है। और तरंग दैर्ध्य किसकी कम है, इसकी, क्योंकि दूरी बहुत हल्की हल्की है। आयाम, आयाम का मतलब होता है ऊंचाई, यानी इसकी ऊंचाई देखेंगे तो यह है, इसकी ऊंचाई कुछ इतना है, इसकी ऊंचाई इतना है। तो पूछेगा निम्नलिखित में से किस तरंग का आयाम सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक आयाम इसका है। सबसे कम आयाम किसका है, इसका है। तरंग दैर्ध्य पूछे सबसे अधिक दूरी किसकी है, तो इसकी है, सबसे कम इसकी है। आवृत्ति पूछे तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति इसकी है, सबसे कम आवृत्ति इसकी है। तो देखिए हमको लग रहा है कि भूकंप वाली टॉपिक आपको क्लियर हो गई होगी। बस आपको ध्यान देना है कि भूकंप क्या है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल के कारण धरातल पर महसूस किए गए कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप जब हो जाएगा तो भूकंप कहीं से स्टार्ट होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है उसे भूकंप केंद्र या फोकस भी कहा जाता है। जहाँ सबसे पहले महसूस किया जाता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप जब चलता है तो उसमें 3 प्रकार की तरंग निकलती है, पी एस एल। इनका अलग अलग नाम दिया गया है, किसकी गति सबसे कम है, किसकी गति सबसे ज़्यादा है, यह सब बता दिया गया। यह बात अगर क्लियर हो गई होगी तो भूकंप आने के पीछे प्लेट है, प्लेट को बताया गया था प्रशांत महासागरीय पेटी, अटलांटिक महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, अंटार्कटिक महासागर पेटी। ये है पर्सनल। कुछ प्लेटें और हैं, जैसे फिलीपींस की प्लेट है, म्यांमार की प्लेट है, हिंद महासागर प्लेट है, इस तरह करके रहता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन है, प्रशांत महासागरीय पेटी, जिसका नाम रिंग ऑफ वलय या अग्निफायर है। अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो आज की वीडियो इतना रहेगी, उसके बाद मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ।